Hello everyone, in this video I am going to discuss about Gauss law and solid angle. Solid angle के कॉन्सेप्ट को और गॉस लॉ के कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। देखिए गॉस लॉ क्या है। यदि कोई क्लोज्ड ऑब्जेक्ट चार्ज इनक्लोज्ड करता है, ठीक है, तो इस क्लोज्ड ऑब्जेक्ट के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, क्लोज्ड ऑब्जेक्ट या क्लोज्ड सरफेस करने का क्या मतलब है। जैसे कि स्फीयर है, वो एक क्लोज्ड सरफेस है, चारों तरफ से बंद है। जैसे एक क्लोज्ड सिलेंडर है, चारों तरफ से बंद है, ठीक है, ओके, तो ये क्लोज्ड सरफेस है। तो इस तरह के क्लोज्ड सरफेस के अंदर यदि चार्ज इनक्लोज्ड रहता है तो इस इनक्लोज्ड ऑब्जेक्ट के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इस चार्ज इनक्लोज्ड चार्ज के कारण वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड के। या आप कह सकते हैं ये 1/ε0 टाइम्स होता है नेट चार्ज इनक्लोज्ड के। ओके, ये है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे लिखा जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है सरफेस इंटीग्रेशन है E.ds का। तो यदि आप इसमें पुट कर दीजिएगा तो गॉस लॉ का जो रिलेशन आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E.ds दैट इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ इनसाइड चार्ज। ये है गॉस लॉ। ओके, तो गॉस लॉ आप इस तरीके से समझ सकते हैं। यदि कोई क्लोज्ड ऑब्जेक्ट चार्ज इनक्लोज करेगा तो उस क्लोज्ड ऑब्जेक्ट के थ्रू जो फ्लक्स होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू निकलेगा, वो 1/ε0 टाइम्स होगा नेट इनक्लोज्ड चार्ज के। ठीक है, देखिए अब ये चार्ज इनक्लोज चार्ज का नेट वैल्यू ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। इस हिसाब से ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है, इसमें -4 कूलम चार्ज है और 2 कूलम चार्ज है। तो इस सरफेस के थ्रू जो सरफेस इंटीग्रेशन होगा E.ds का, ये नेट चार्ज बाय ε0 के बराबर होगा। तो ये कितने के बराबर होगा, 2 - 4/ε0 के बराबर, मीन्स -2/ε0। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इसके बाद जो फ्लक्स होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने का, एक क्लोज्ड ऑब्जेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने का तरीका है गॉस लॉ। गॉस लॉ एक्चुअल में एक लॉ है, लेकिन जो कुलम्स लॉ पढ़ते हैं वो लॉ नहीं है। ठीक है, उसको बहुत सारे अच्छे टीचर उसको थ्योरम कहते हैं। क्यों कहते हैं थ्योरम? व्हाई कुलम्स लॉ इज सेड टू बी थ्योरम बट गॉस लॉ इज एक्चुअल लॉ? बिकॉज कुलम्स लॉ इज फेल to describe electrostatic force between two charged object, two charged body, and it also failed to describe electrostatic force when there is a relative motion between the charged particle. ठीक है, तो इस कारण से कुलम्स लॉ फेल कर जाता है जब दो चार्ज ऑब्जेक्ट हो। पॉइंट चार्ज यदि नहीं होता है तो कुलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या यदि चार्ज के बीच में रिलेटिव मोशन हो तब आप कुलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन गॉस लॉ इन दोनों केसेज में भी अप्लाई किया जा सकता है। इसलिए गॉस लॉ को बहुत सारे अच्छे टीचर गॉस लॉ को लॉ मानते हैं, लेकिन कुलम्स लॉ को लॉ नहीं मानते, थ्योरम मानते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो गई। गॉस लॉ से कैसे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं ये हम लोग देख लेते हैं। आज का जो लेक्चर वीडियो है वो इस पॉइंट पे है कि गॉस लॉ का एप्लीकेशन क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो एप्लीकेशन हम लोग गॉस लॉ को देखेंगे वो देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग लाइन चार्ज। ठीक है, इसमें गॉस लॉ के केस में गॉस लॉ का बहुत सारा एप्लीकेशन है। जब आप हायर क्लासेस में जाइएगा, जब आप IIT कॉलेज में पहुंचेगा, ठीक है, तो आपको गॉस लॉ पे बेस्ड एक बुक पढ़ने को मिलेगा। मतलब एक बुक है जो गॉस लॉ पे कंप्लीटली गॉस लॉ पे बेस्ड है। ठीक है, तो इतना कुछ तो क्लास 12 में आपको नहीं पढ़ना है। आपको क्लास 12 में जो गॉस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ना है वो एक छोटा सा एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट जैसे ये एक लाइन चार्ज है, इनफाइनाइट लेंथ का ये लाइन चार्ज है। ठीक है, इन्फिनिटी से शुरू इन्फिनिटी पे खत्म हो रहा है। तो इसके कारण
इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे कितना होगा, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस है। गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी सरफेस विच यूज टू डिस्क्राइब गॉस लॉ। एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस जो गॉस लॉ को डिस्क्राइब करने के लिए, गॉस लॉ को डिफाइन करने के लिए बनाया जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस कहते हैं। ओके, गॉसियन सरफेस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो गॉसियन सरफेस है, ये लॉन्ग लाइन चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस कैसा हम लोग बनाएंगे, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, कोई पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, तो इसके लिए गॉसियन सरफेस कैसा ड्रॉ करेंगे हम लोग, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। कोई स्फेरिकल चार्ज ऑब्जेक्ट है, कोई स्फेरिकल चार्ज ऑब्जेक्ट है, इसके कारण हम लोग कैसा गॉसियन सरफेस बनाएंगे, ठीक है। जैसे चार्ज स्फीयर या पॉइंट चार्ज, ये सब क्या है, पॉइंट सिमेट्री है। तो इस कारण से, इसके कारण जो गॉसियन सरफेस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए जो गॉसियन सरफेस बनाइएगा, वो कैसा गॉसियन सरफेस आपको बनाना होगा, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाना होगा, ठीक है। तो इस केस में स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हो गया, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। इस केस में हो गया स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। और इस लॉन्ग लाइन चार्ज के केस में कैसा गॉसियन सरफेस आपको बनाना पड़ा, सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस आपको बनाना पड़ा, ठीक है। तो कुछ ऐसा होगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि ऐसा ऑब्जेक्ट मिला है और एक चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट है, तो उस केस में गॉसियन सरफेस कैसा बनाएंगे, यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट है, बहुत बड़ा है, साइज में ये बहुत बड़ा है, और इसके सरफेस से जस्ट बाहर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इस केस में जो गॉसियन सरफेस हम लोग ड्रॉ करेंगे वो सिलिंड्रिकल या रेक्टेंगुलर, कह सकते हैं क्यूबाइड टाइप का ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। क्यूबाइड टाइप का गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं या सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं। ये एरिया है जिसमें चार्ज इनक्लोज्ड हुआ है। तो इस तरीके से आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं। यदि यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट है जिसके दोनों सरफेस पे चार्ज है, उस केस में भी आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट है, इसके इस सरफेस पे इसके इस सरफेस पे और इस सरफेस पे चार्ज है, ठीक है। ये जो है ना, इसको कह सकते हैं आप नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सीट, ठीक है। और ये जो है, ये प्लेट है, कंडक्टिंग होना चाहिए। ये प्लेट कैसा होना चाहिए, कंडक्टिंग चार्ज्ड प्लेट, ठीक है। कंडक्टिंग चार्ज प्लेट है, ये नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज सीट है, ओके। तो कुछ ऐसा होगा। गॉसियन सरफेस इन सब केस में आपको कैसा बनाना होगा, सिलिंड्रिकल बना सकते हैं या रेक्टेंगुलर बना सकते हैं। इस केस में मैं रेक्टेंगुलर बना सकता हूँ, आप सिलिंड्रिकल भी बना सकते हैं, कोई मैटर नहीं है, ठीक है। बहुत आसान है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था गॉसियन सरफेस का। गॉसियन सरफेस को कैसे डिफाइन करेंगे, एन इमेजिनरी सरफेस विच यूज टू डिस्क्राइब गॉस लॉ, ठीक है। और ये जो होगा हमेशा सिमेट्रिकल होगा उस ऑब्जेक्ट से जिस ऑब्जेक्ट के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, उससे हमेशा सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप
गॉसियन सरफेस को डिफाइन कर सकते हैं। गॉसियन सरफेस के बाद हम लोग अब गॉस लॉ के हेल्प से यूनिफॉर्मली चार्ज ऑब्जेक्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो इस केस में मैं सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूं यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। देखिए यूनिफॉर्मली लॉन्ग लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होता है। ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है। यदि आपने मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड वाला कॉन्सेप्ट वीडियो देखा है तो उसमें मैंने ऑलरेडी इनफाइनाइट लेंथ का जो इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं गॉस लॉ के मदद से आपको बताने जा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड के केस में। सबसे पहले आपको क्या करना है, वही अपना पुराना कॉन्सेप्ट, आपको एक गॉसियन सरफेस बनाना है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। और मैं ये पहले ही आपको बता चुका हूँ कि यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड सब के केस में जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो सिलिंड्रिकल बनेगा। तो आप सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना लीजिए। इसके बाद इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा निश्चित तौर पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिलिंड्रिकली आउटवर्ड होगा। क्या होगा? सिलिंड्रिकली आउटवर्ड। तो सिलिंड्रिकली आउटवर्ड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्रिएट करेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। हमने जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया इसका लेंथ L मान लेते हैं और इसका इस गॉसियन सरफेस का डिस्टेंस ये उतना ही होना चाहिए जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। मान लेते हैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो इस पॉइंट से पास करता हुआ आपको एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। कैसा? सिलिंड्रिकल। यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड के केस में सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है और वो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस का पेरीफेरी उस पॉइंट से पास करना चाहिए जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना था। अब यहाँ पर देखिए हमने ड्रॉ कर दिया। अब इस केस में गॉसियन सरफेस E डॉट ds लगेगा एंड दैट इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। यही तो है फॉर्मूला गॉस लॉ का। गॉस लॉ का यही फॉर्मूला है, ठीक है। E डॉट ds का वैल्यू कितने के बराबर होगा? Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। अब यहाँ पे इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा और क्लोज इंटीग्रेशन हो जाएगा ds का एंड दैट इज इक्वल्स टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट net enclosed charge in this case, then what is the value of net enclosed charge? Linear charge density is given by lambda, so you can say that net enclosed charge is equals to lambda into L. And if you put this value Q inside, value of Q inside, okay, then the final result will be, and what is the integration, closed integration, surface integration of ds? ये जो है ना, ये जो पॉइंट है, ये जो एरिया कैलकुलेट करना है, इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन जो करना है, ये एक्चुअल में है क्या? ये है एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। क्या है ये? एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। दिस इज एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। ये एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस है, ठीक है। तो एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस ये सिलिंड्रिकल है, इसका एरिया कितने के बराबर होगा? 2 पाई r l के बराबर एंड दैट इज इक्वल्स टू Q इनसाइड लैम्डा इनटू L बाय एप्सिलॉन नॉट। L से L कट गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा वो आएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रेडियस। और रेडियस की जगह पे क्या यूज करना है आपको? कितने डिस्टेंस पे कैलकुलेट करना था? x डिस्टेंस पे। तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू x, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा वो कितने के बराबर आएगा? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू x के बराबर आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके लिए ये तो हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x आ रहा है। अब इसके लिए यदि आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, कि ग्राफ क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये डिस्टेंस के बीच में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x हो गया। तो क्या हो जाएगा? इस तरह का ग्राफ बन जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा, है ना। ओके, तो कुछ ऐसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड के कारण, ठीक है।
चलिए एक और पॉइंट हम बताते हैं आपको। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, कि प्रूफ गॉस लॉ विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ, प्रूफ गॉस लॉ विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो जैसे देखिए कूलम्ब्स लॉ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है वो किसके कारण कैलकुलेट करना होता है, पॉइंट चार्ज के कारण, ठीक है। तो ये मान लेते हैं क्यू चार्ज है, इसके कारण जो आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये कितने के बराबर होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर के बराबर होता है, ये हम लोगों को पता है। तो इस पॉइंट से पास करता हुआ हम लोगों ने एक स्फीयर कंसीडर कर लिया, ठीक है। इस पॉइंट से पास करते हुए हम लोगों ने एक स्फीयर कंसीडर कर लिया। इस स्फीयर के पेरीफेरी पे, इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा एग्जैक्टली इतना ही के बराबर होगा, डायरेक्शन कुछ भी हो, डायरेक्शन कुछ भी हो, इस केस में इधर डायरेक्शन है, इस केस में इधर डायरेक्शन है, लेकिन वैल्यू जो होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा वो तो के क्यू बाय आर स्क्वायर के बराबर ही होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर के बराबर होगा। अब इस पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ये के क्यू बाय आर स्क्वायर, के को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये आ रहा है। अच्छा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई आर स्क्वायर एक्चुअल में क्या है, जो गॉसियन सरफेस हम लोगों ने ड्रॉ किया है इस पॉइंट से पास करता हुआ, इसका एरिया है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds एंड दैट इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ से आ सकता है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds दैट इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये प्रूफ हो गया गॉस लॉ। तो हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ से गॉस लॉ प्रूफ किया है, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा भी दे सकता है, प्रूफ कूलम्ब्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो आपको पहले ये स्टेप लिखना है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, उल्टा चला जाना है, ठीक है। फिर से वही कैलकुलेट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में जो भी कहा जाए गॉस लॉ से कूलम्ब्स लॉ या कूलम्ब्स लॉ से गॉस लॉ, आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुछ और भी कॉन्सेप्ट देखते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड एक हॉलो स्फीयर है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर, ये एक हॉलो स्फीयर है जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर। अंदर में चार्ज है ही नहीं, चार्ज बाहर में है, ठीक है। ये क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर, या इसको एक और कह सकते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर सॉलिड हो या हॉलो हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिहेवियर हॉलो स्फीयर की तरह होगा, सॉलिड और हॉलो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कंडक्टिंग स्फीयर का बिहेवियर चाहे वो सॉलिड हो या हॉलो हो, उसका बिहेवियर हॉलो स्फीयर की तरह ही होता है। तो ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर है जिसके सरफेस पे क्यू चार्ज इनक्लोज्ड है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ इस पॉइंट पे चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो इस पॉइंट से गुजरता हुआ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो कैसा गॉसियन सरफेस होगा, निश्चित तौर पे ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होगा। और फिर क्या करेंगे, E डॉट ds करेंगे, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट करेंगे, ऐसा करेंगे, E बाहर आ जाएगा, E बाहर आ गया, क्लोज इंटीग्रेशन ds का होगा एंड Q इनसाइड, कितना चार्ज है अंदर में, है ही नहीं चार्ज अंदर में है ही नहीं, तो 0 बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो E इंटू ये तो होगा 4 पाई आर स्क्वायर, गॉसियन सरफेस का एरिया है ना, और ये 0 हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आ गया दैट इज इक्वल्स टू 0, ये 0 हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर या कंडक्टिंग स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 के बराबर होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। देखते हैं आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर होता है आउटसाइड। तो सेकेंड में कैलकुलेट करते हैं आउटसाइड, ठीक है। देखिए आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ,
तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर था, ठीक है। इसके बाहर इसका रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं, जिसका यूज नहीं है यहाँ पे, और इसके बाहर स्मॉल आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। फिर से वही अपना पुराना फॉर्मूला E डॉट डी एस दैट इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इस केस में देखिए ये पूरा का पूरा चार्ज इनक्लोज कर चुका है, पूरा का पूरा चार्ज इनक्लोज कर चुका है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्लोज इंटीग्रेशन होगा ds का, क्यू इनसाइड का वैल्यू क्या लिखेंगे, Q, कैपिटल Q, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये E हो गया, ये 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, एंड दैट इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, कितने के बराबर आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर के बराबर। ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही आसान है। अब इसमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना था भाई, 0, आउटसाइड कितना था, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। मैं एक्चुअली कहना चाह रहा हूँ कि आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, इनसाइड 0, आउटसाइड आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यदि इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए, यदि इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो सोचिए ग्राफ क्या होगा। इनसाइड 0 था, ठीक है, इनसाइड कितना था, 0, आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो जस्ट आउटसाइड द सरफेस, जस्ट आउटसाइड द सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सरफेस कितने के बराबर हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर के बराबर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ये चूंकि मिनिमम है, स्मॉल आर का कैपिटल, स्मॉल आर का जो मिनिमम वैल्यू वो कैपिटल आर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये मैक्सिमम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में जो ग्राफ होगा वो यहाँ से शुरू होगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर स्क्वायर के, और निश्चित तौर पे स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये डिसकंटिन्यूअस, यहाँ पे ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, और इस तरीके से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर जो ग्राफ है ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है, इस पॉइंट पे एग्जैक्टली स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर पे जो ग्राफ है वो डिसकंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि जस्ट एट द सरफेस, एग्जैक्टली एट द सरफेस ऑफ द हॉलो स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। चार्ज जो होता है वो एटॉमिक लेयर पे होता है, ठीक है। तो जस्ट आउटसाइड द सरफेस कैलकुलेट आप कर सकते हो, लेकिन ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कैलकुलेट किया जा सकता है। इस कारण से यहाँ पे जो ग्राफ है वो डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर के कारण। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। एक सॉलिड स्फीयर है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है, चार्ज अंदर में भी कूट कूट के भरा हुआ है, इसके कारण अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है, बाहर अंदर हर जगह, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे आपको एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, E डॉट डी एस का जो वैल्यू होगा डेट इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही होगा ना। सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इनसाइड। और ये स्फीयर क्या है, ये स्फीयर जो है नॉन कंडक्टिंग नेचर का होना चाहिए, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ये कंडक्टिंग नहीं होना चाहिए, कंडक्टिंग होता है तो क्या होता है, चार्ज सरफेस पे आ जाता है और हॉलो स्फीयर की तरह बिहेव करने लगता है। तो ये आएगा, ये इक्वेशन है, ये अपना पुराना फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक फील्ड E बाहर आ गया, क्लोज इंटीग्रेशन हो गया ds का, Q इनसाइड। देखिए इसके अंदर जो चार्ज इंक्लोज होगा, पूरा चार्ज तो इंक्लोज होगा नहीं, पार्शियल चार्ज इंक्लोज होगा, उस पार्शियल चार्ज का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा। देखिए इस केस में जो चार्ज है सेंटर से लेकर के सरफेस तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसका क्या होगा, मान लेते हैं चार्ज इस पे कैपिटल Q है, इसका वॉल्यूम क्या हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का वैल्यू हो गया 3Q/4 पाई कैपिटल आर क्यूब, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का वैल्यू हो गया।
स्मॉल आर रेडियस का जो हम लोगों ने स्फीयर कंसीडर किया है, इस स्फीयर में कितना चार्ज इनक्लोज्ड होगा। तो चार्ज इनक्लोज निकाल लेते हैं, चार्ज कितना आएगा अंदर में। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम, तो ये कितना आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3q/4 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये कैंसिल आउट हो गया है ना। तो यहाँ पे ये कितने के बराबर आ गया, Q/R³ इंटू स्मॉल आर क्यूब, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये पुट कर देते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो Q इनसाइड का वैल्यू Q/R³ इंटू R³/ε0, ये आ जाएगा। यहाँ पे ds का जो इंटीग्रेशन है ये कितने के बराबर आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। गॉसियन सरफेस का एरिया है ये 4 पाई आर स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू Q/R³ R³/ε0, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा Q/4 पाई ε0 स्मॉल r/R³, ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चार्ज के टर्म में आ गया, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में, वो एक्चुअल आपको याद रहना चाहिए, पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में क्या होगा, ये वाला फार्मूला यूज करना है। ठीक है, मतलब Q इनसाइड के जगह पे ये पुट करके आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पे ये यूज कर लीजिए और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए तो E.ds का जो वैल्यू आएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका वैल्यू। और ये Q बाई, यहाँ पे क्या था Q इनसाइड/ε0, तो Q इनसाइड की जगह पे क्या यूज कर लेना है आपको, रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू, ये यूज कर लेना है। तो ये हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बाय ε0। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर से ये आर कैंसिल आउट हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा ρ/3 इंटू आर। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के अंदर, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बाई 3ε0 इंटू आर के बराबर होता है। या ये इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लिख सकते हैं Q/4 पाई ε0 स्मॉल r/R³, ये लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है ना, डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या गॉसियन सरफेस के रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेडियस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, लेकिन कहाँ तक बढ़ेगा और फिर बाद में क्या होगा जब आप आउटसाइड चले जाइएगा, तो ये देख लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस, तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए अब आउटसाइड कैलकुलेट कर लेते हैं। ये यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर था, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे आपको एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना था। इलेक्ट्रिक फील्ड E.ds का जो क्लोज इंटीग्रेशन है दैट इज इक्वल टू Q इनसाइड/ε0 होना है। अब पूरा का पूरा चार्ज इनक्लोज हो गया, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये गॉसियन सरफेस का एरिया हो गया, दैट इज इक्वल टू Q/ε0 हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया 1/4 पाई ε0 Q/r², है ना। ओके, मतलब अब जब आउटसाइड आप चले जाइएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्टेंस के स्क्वायर के। और इनसाइड क्या था, इनसाइड था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बन जाएगा वो क्या बनेगा, शुरू में स्ट्रेट लाइन, फिर तो इस केस में इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, और आउटसाइड जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होगा। और एट स्मॉल r इक्वल टू जब कैपिटल R होगा, मतलब जस्ट आउटसाइड द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, और वो कितने के बराबर हो जाएगा 1/4 पाई ε0 Q/r² के बराबर हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और भी बातें करें।